जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पर 249404 है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन भी आप देख लीजिएगा, आपके लिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, 26 मई 2023 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा कोऑर्डिनेटिंग एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय और सहायक समन्वय के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है संविदा बेस के अंतर्गत पर सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए। देखिए, पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, बेसिक से और इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या चीज़ है, किस चीज़ के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जिसे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? 249404 है, हरिद्वार के अंतर्गत पर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एटसेट्रा के लिए आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ का एड्रेस भी पूरा पता होना चाहिए। आप जिस स्टेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है और उसका जो आयोग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, एटसेट्रा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तो आपको वैसे याद होना चाहिए, कहीं एग्जाम पर आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे 26 मई 2023 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है आयोग द्वारा किसके लिए, समन्वयक और सहायक समन्वयक मतलब अगर इसकी बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए आयोग कार्यालय में सेवानिवृत्त कर्मियों की संविधा के आधार पर नियुक्ति के विषय में। इसका मतलब यह हो गया कि जो आयोग कार्यालय के अंतर्गत पे सेवानिवृत्त कर्मी है उनको वापस उसके अंतर्गत पे पोस्टिंग के लिए संविधा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, किसके लिए? समन्वयक और सहायक समन्वयक के लिए, कोऑर्डिनेटिंग और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए। देखिए क्या क्या लिखा गया है, मैं जो नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपडेट किया है वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इससे एक्स्ट्रा कोई चीज यहां पर नहीं होगा। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समन्वयक व सहायक समन्वयक के निसंवर्गीय श्रेणी के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मियों की दिनांक 29/2/2014 तक अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा पदों की समाप्ति जो भी पहले हो की अवधि के लिए संविधा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र यहां पर क्या किया गया, आमंत्रित किया गया। आप समझ गए होंगे। ठीक है, और एक बार देखिए मैं क्लियर कर देता हूं, अब आप समझना, डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंतर्गत पर। इच्छुक आवेदकों द्वारा, जो इसके लिए इच्छुक है वो आवेदक कर सकता है। सेवानिवृत्त कर्मी आवेदकों द्वारा संलग्न निर्धारित प्रारूप पर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक अर्हता एवं सेवा संबंधी विवरण एवं अंतिम आहरित वेतन स्लिप की छायाप्रति आयोग कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यम से दिनांक 9 जून 2023 तक उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही कार्य अनुभव संबंधी साक्षात्कार के आधार पर ही की जाएगी। देखिए, आप अगर इसके लिए इच्छुक हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, 65 प्लस आपकी एज हो चुकी है और उसके बाद में अगर आप इसके लिए इच्छुक है तो मैंने अभी कहा कि आपको इस एड्रेस के अंतर्गत पे भेजना है, या अगर आप नजदीक हैं तो आप जाकर भी आयोग पर जमा कर सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के अंतर्गत पे 249404 पिन कोड इसका हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो आयोग जिसके अंतर्गत आप रिक्रूटमेंट देख रहे हैं तो उसका जो आयोग का हेडक्वार्टर है उसका पिन कोड क्या है, ये चीज भी आप क्या कर सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं। और थोड़ा सा ये पत्रांक देख लीजिएगा, 124/20 हो गया। संविधा नियुक्ति बेस के अंतर्गत पे अधिसूचना जो है 2022-23 का यहां पर अपडेट किया गया। देखिए, आपको क्या करना है, अभी मैं बाद में बताऊंगा, एक फॉर्म भी उनके द्वारा अपडेट किया गया, लास्ट में बताऊंगा। उस फॉर्म को भर के आपको क्या करनी है, आयोग पर भेजना है और उसके साथ पर आपकी क्या होनी चाहिए, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक अर्हता होगी, सेवा संबंधी विवरण हो गया, अंतिम आहरित वेतन स्लिप, जो आपका लास्ट अभी वेतन स्लिप क्या चल रहा है, पेंशन जो लास्ट क्या चला था उसकी छाया प्रति फोटो लेना है, जो पास होगा उसका जो एटसेट्रा जो भी इसके अंतर्गत पे चलता है, तो कार्यालय में डाक अथवा व्यक्तिगत माध्यम से आप 9 जून 2023 तक सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर बात करें तो उसके बाद में और इंफॉर्मेशन क्या निकल के आ रहा है, निर्धारित अंतिम तिथि, इसके अंतर्गत पे यहाँ पे लिखा गया है कि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त अभिलेखों की संनिरीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु अर्हता आवेदकों की सूची आयोग की वेबसाइट www.pic.uk.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी तथा उक्त सूची के साथ ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के संबंध में अवगत कराया जाएगा। साक्षात्कार परीक्षा की तिथि के संबंध में आवेदकों को पृथक से डाक द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। देखिए, आपको आयोग के साइट पर www
psc.uk.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, कोई मिस्टेक पाया जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। फिर डायरेक्ट आपका क्या होगा, साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू बेस होगा। उसके बाद में जो आपके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है उसके लिए क्या किया जाएगा, पोस्टिंग के लिए लिया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं अब यहाँ पर क्या है कि कोऑर्डिनेटिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मांगी गई है, क्या चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कोऑर्डिनेटिंग और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए थोड़ा सा क्वालिफिकेशन, शायद इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर बांटा गया है। सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग के लिए समन्वयक के लिए यहाँ पर देखिए, और सहायक समन्वय के अंतर्गत पे देखिए जो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि मासिक नियत मानदेय जो चीज़ है, सेवानिवृत्ति की तिथि की अंतिम आहरित वेतन शुद्ध वेतन का 40% नियत मानदेय देय होगा, जिसमें कोई महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। आपको कोई एक्स्ट्रा जो भी है भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको जो लास्ट में सैलरी मिल रही थी उसका 40% दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इसी के अंतर्गत पे क्या किया जाता था, 100 रुपये दिए जाते थे तो उसके अंतर्गत पर आपको 40 रुपये दिए जाएंगे। अगर 1000 रुपये दिए जाते थे तो उसके अंतर्गत पर 400 रुपये, वैसे आप एवरेज निकाल लेना। ठीक है, वैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जो आपकी सैलरी होगी उसका 40% ही आपको दिया जाएगा, जो लास्ट में आपका सेवानिवृत्ति तिथि अंतिम टाइम पर जब आप रिटायर हुए थे तब आपको जो सैलरी दी जाती थी उसका 40% ही दिया जाएगा। देखिए, और एक्सेट्रा इसके अंतर्गत पर कोई और चीज़ें नहीं दी जाएंगी, इस भी आपको ध्यान में रखनी है। और इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिएगा, पॉइंट 1 नंबर 1 की बात करें तो वेतनमान लेवल 8 से केवल 10 तक में सेवानिवृत्त कार्मिक इसके अंतर्गत में इंक्लूड होंगे। दूसरा हो गया राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्य, अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, लेखाधिकारी, समीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधिधारित सेवानिवृत्त कार्मिक इसके लिए इलिजिबल होंगे। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। तीसरी इलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कंप्यूटर संचालन एवं हिंदी टाइपिंग का ज्ञान धारित करने वाले आवेदकों को चयन में वरीयता प्रदान की जाएगी। आपको वरीयता दी जाएगी अगर आपको यहाँ पर टाइपिंग का नॉलेज होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी कोऑर्डिनेटिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए देखिए इलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया बांटी गई है इसमें क्या चीज है वो भी देख लीजिएगा एक बार शॉर्ट रूप से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वेतन जो पे स्केल लेवल है 5 से लेकर 7 तक दिया जाएगा इसके अंतर्गत पे, इंक्लूड के अंतर्गत पे। दूसरा क्या है इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी, राज्य केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रम शैक्षणिक संस्थान में सहायक लेखा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रधान सहायक, मुख्य सहायक, लेखाकार, सहायक लेखाकार एवं समकक्ष अन्य पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त स्नातक उपाधिधारित सेवानिवृत्त कर्मी होना चाहिए। अगर आपके पास में कंप्यूटर नॉलेज है, टाइपिंग का है, तो आपको इसके अंतर्गत पर भी वरीयता दी जाएगी असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग बेस के अंतर्गत पर। ठीक है, ये चीज भी आपने समझ लिया होगा। इसके अंतर्गत पर देखिए तो कुछ नोट्स इंक्लूड किया गया है, ये भी आपके लिए थोड़ा सा पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार बता ही देता हूं। सबसे पहले नोट जो दिया गया है तो इसके अंतर्गत पर क्या कहा गया कि साक्षात्कार परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक अपने साथ वांछनीय शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, पेंशन भुगतान आवेदन एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफी अवश्य आपके साथ में लेके आनी है। ठीक है, साक्षात्कार के समय पर। दूसरे नंबर की बात करें तो अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को पद हेतु योगदान प्रस्तुत करते समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं इस आशय का शपथ पत्र की उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के उपरांत कोई लघु दीर्घ शासित पारित नहीं की गई है तथा कोई जांच प्रचलित नहीं है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये चीज भी ध्यान रखना। उपरोक्त पदों का आवेदन हेतु अधिकतम आयु सीमा आपकी 65 निर्धारित की गई है। 3rd नंबर का 4th नंबर की बात करें तो साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। 5 नंबर की बात करें तो पदों की संख्या यहाँ पर घट या बढ़ सकती है, ये चीज भी बताया दिया गया है। 6 नंबर की बात करें तो पूर्व नियोजित सरकारी सेवक को एक कैलेंडर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। देखिए, एक कैलेंडर एक साल के अंतर्गत पर आपको अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है इसके अंतर्गत पर तो 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी। इस अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश देय नहीं होगा। सार्वजनिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाशों को छोड़कर अवकाश अवधि में वेतन नियत मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, अगर आप 14 दिन की छुट्टी लेते हैं, अगर गवर्नमेंट छुट्टी होती है उसके बाद में एक्स्ट्रा आप कोई छुट्टी लेते हैं तो उसकी सैलरी आपको नहीं दी जाएगी, कहने का अर्थ ये है।
ठीक है, आयोग ये कहना चाह रहा है। अब 7 नंबर की बात करें तो और क्या कहा गया है कि नियुक्त कार्मिक द्वारा तैनाती के दौरान कदाचारपूर्ण कार्य किया जाता है अथवा अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है अथवा नियंत्रण प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि तैनात कर्मी की अपनी अस्वस्थता के कारण अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु काफी समय तक अयोग्य रहेगा, तब इसके समकक्ष क्या किया जाएगा, अधिकारी द्वारा तैनात कर्मी की तैनाती बिना कोई पूर्व सूचना दिए तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। संविदा पर नियुक्त कार्मिक सेवा का त्याग करना चाहे तो वह सक्षम प्राधिकारी को 1 माह का लिखित नोटिस देकर अथवा 1 माह के नोटिस के बदले 1 माह के वेतन के समतुल्य राशि अथवा उस अवधि के लिए जितनी 1 माह का नोटिस दिए जाने के उपरांत 1 माह की अवधि से कम हो उनके वेतन के बराबर धनराशि सरकार जो सक्षम प्राधिकारी को वापस करते हुए तैनाती का त्याग किया जाएगा। ठीक है, अगर वो छोड़ना चाहता है अपनी पोस्टिंग पे। ठीक है, 8 नंबर अगर अपना त्याग पत्र देना चाहता है। 8वें नंबर की बात करें तो पूर्व नियोजित सरकारी सेवक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, वेतन से संबंधित अन्य भत्ते जो सेवारत रहते हुए उन्हें अनुमन्य रहते हो देय नहीं होगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 9 नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, और जो 9 नंबर की बात है यहाँ पर कहा गया है पूर्व नियोजित सरकारी सेवक को कोई भी अन्य भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, ये चीजें मैंने बता दी हैं, ये आपको नहीं दी जाएगी। 9 नंबर का है पद एवं कार्य की उपयुक्तता के दृष्टिगत अधिक वेतनमान लेवल धारित करने वाले आवेदक को वरीयता प्रदान की जाएगी। 10 नंबर की बात करें तो पद एवं कार्य की उपयुक्तता की दृष्टि से अधिक वेतनमान धारित करने वाले आवेदक को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। 10 नंबर की बात करें अंतिम रूप से चयनित आवेदकों से पद हेतु योग्यता प्रस्तुत करते समय अनुबंध पत्र भरवाया जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है आवेदक के द्वारा। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट चीज है। जो लास्ट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पर कौन सा फॉर्म है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए जो इसके अंतर्गत पर आपको फॉर्म सबमिट करनी है तो यह है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में संविदा के आधार पर कोऑर्डिनेटिंग एंड असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए समन्वयक और सहायक समन्वयक पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र के लिए आवेदित पद जो हो गया कौन सा पद है, आप समन्वयक के लिए या सहायक समन्वयक के लिए, आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम, जन्मतिथि, स्थायी पता कौन सा है, पत्राचार का आपका जो भी पत्र एड्रेस जो भी है उसका एड्रेस कौन सा है, अभ्यर्थी का यहाँ पर रंगीन फोटो डालनी है, ये चीज़ जानना है, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी है, शैक्षणिक क्वालिफिकेशन डालना है और कंप्यूटर संचालन एवं हिंदी टाइपिंग का ज्ञान इसके अंतर्गत पर डालनी है। देखिए आपके अंतर्गत पर जो शैक्षणिक संस्थान से कार्यविधि का वितरण है वो इसके अंतर्गत पर भर देना है और उसके बाद में सेवानिवृत्ति की तिथि इंक्लूड कर दी जानी है। देखिए फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर घोषणा है कि मैं मतलब जो भी नाम होगा घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा विज्ञापन में वर्णित पात्रता की सभी शर्तें एवं इस आवेदन पत्र में उल्लिखित सूचनाएं सावधानी पूर्वक पढ़ी गई हैं। ये शर्तें मुझे मान्य है तथा मैं अनिवार्य अर्हता संबंधी शर्तें पूरी करती हूँ। और इसी के अंतर्गत तो दूसरा कहा गया है कि मैं यह भी घोषणा करती हूं कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र में दिए गए सारे विवरण, सूचना एवं संलग्न अभिलेख सत्य है। यदि कोई सूचना तथ्य गलत या पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और 3rd नंबर की बात कर रहा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि पूर्व में कार्यरत विभाग द्वारा मेरे विरुद्ध अनुशासकीय कार्रवाई करते हुए लघु दीर्घ शासित पारित नहीं की गई है। 4th नंबर की बात करें तो मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि मेरा चयन होने की दशा में आयोग कार्यालय में अनुशासन का पालन करते हुए कार्यालय में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखूंगा या रखूंगी, अगर मेल फीमेल जो भी चीज़ होगा। ठीक है, संलग्नों की संख्या कितने आपने इसके अंतर्गत पर संलग्न की है वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड करनी है, डेट डालनी है, स्थान डाल देना है और आवेदक के हस्ताक्षर हो जाने हैं। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन जो संविदा पोस्ट के लिए जो यहाँ पर रिटायर्ड कर्मी है उनके लिए जो संविदा बेस के अंतर्गत पे कोऑर्डिनेटिंग और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटिंग के लिए समन्वयक और सहायक समन्वयक के लिए जो रिक्रूटमेंट अपडेट किया गया था उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। विज्ञप्ति जो भी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आपके लिए जारी किया गया था, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्ट रूप से आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा ताकि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके पास में नोटिफिकेशन टाइम पर उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।